हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। ये वीडियो हमारी विज्ञान लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। इसके पहले के यदि दो वीडियो आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देख के आइए, और यदि देखे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इन क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में पहले जवाब चाहिए, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? बोरान, आयोडीन, मैग्नीशियम या सोडियम? यदि वीडियो देखा होगा तो तुरंत आंसर कर दोगे, और यदि नहीं देखा है तो फिर से देख के आइए। दूसरा है, एकल कोशिका किसमें पूरे जीव को गठित करती है? मैंगो, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास या ब्रेड मोल्ड? ये दो क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको देना है। सबसे पहले कमेंट करो, उसके बाद वीडियो आगे देखो। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब एक निकाय त्वरित गति में होता है तो दूरी समय आरेख होता है। जब एक निकाय, निकाय मतलब कोई भी बॉडी, हम या तुम भी हो सकते हैं, तो अपना ही ले लेते। यदि अपन त्वरित गति कर रहे, त्वरित गति करने का मतलब हो रहा है कि हमारे वेग में परिवर्तन हो रहा है बार बार। त्वरण मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय, उसको क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग बटे समय होता है त्वरण, वेग बटे समय, ये हमारा त्वरण होता है। मतलब हम जैसे गाड़ी से जा रहे हैं ना, मान लो, तो गाड़ी में कभी स्पीड दे रहे, कभी ब्रेक लगा रहे, कभी स्पीड दे रहे, कभी ब्रेक लगा रहे, ऐसा करके मजे लेते हुए जा रहे, तो हमारी जो गति होंगी उसको क्या बोलेंगे? त्वरित गति होंगी। लेकिन ये गति का यदि कोई ग्राफ बना रहा होगा ना तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, है ना, तो उसको मजा नहीं आएगा। तो ये ग्राफ कैसा बना? एक वक्र रेखा वाला ग्राफ बना। ठीक है। त्वरित गति होती है तो जो त्वरित गति कर रहा है उसको तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ग्राफ बनाने वाला परेशान हो जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनाएगा? वक्र रेखा में ग्राफ बनाएगा। वो कैसा ग्राफ बनाएगा? वक्र रेखा में ग्राफ बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय कवक का एक उदाहरण है। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण मतलब यूनिसेल्यूलर फंगस हमें बताना है। यूनिसेल्यूलर फंगस कौन सा है निम्न में से? तो देखो, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और यीस्ट, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और यीस्ट, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। अब इसमें जो यीस्ट है वो फंगस भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यीस्ट। बाकी के है क्या इसमें? नहीं है, तो इसलिए यीस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये डायग्राम से आपको याद रखना है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, बैक्टीरिया होता है और यीस्ट मतलब कवक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, जो कोशिका होती है ना, कोशिका, कोशिका क्या होती है? जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, उनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वह अर्ध विकसित कोशिका वाला होता है, और उसमें केंद्रक होता है क्या? नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अर्ध विकसित होता है और केंद्रक क्या होता है? केंद्रक अर्ध विकसित होता है। आधा विकसित केंद्रक प्रोकैरियोटिक। प्रो मेच्योर, प्री मेच्योर डिलीवरी सुना होगा तुमने, है ना? तो बेबी बना क्या पूरा? नहीं, उसके पहले डिलीवरी हो गई तो वो प्री मेच्योर डिलीवरी कही जाती है। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक बना क्या? नहीं। केंद्रक है क्या? नहीं है। कोशिका बनी क्या? है तो, लेकिन अर्ध विकसित है। ठीक है। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब उसका उल्टा, केंद्रक उसमें अनुपस्थित था, इसमें क्या बोलेंगे? उपस्थित है। अर्ध विकसित थी वो कोशिका, ये क्या है? विकसित कोशिका है, यूकैरियोटिक। ठीक है, समझ में आ गया? तो यीस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। समान प्रबलता और पिच वाले वाद्य यंत्र निम्न द्वारा पहचाने जाते हैं। समान प्रबलता और पिच वाले, देखो प्रबलता और पिच दोनों आ गया ना, तो अब पिच समझते हैं कि क्या होता है? ध्वनि की तारत्व, हिंदी में बोलते पिच को तारत्व। तारत्व मतलब क्या होता है? इसके कारण हमें किसी की आवाज मोटी और पतली सुनाई देती है, मोटी और पतली सुनाई देती है, और ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच किस पर निर्भर करेंगी? आवृत्ति पर निर्भर करेंगी। अब जैसे शेर है, तो शेर जब दहाड़ता है, शेर जब दहाड़ता है ना,
तो उसकी जो आवृत्ति है वो, अच्छा जो शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज मोटी है कि पतली है? उसकी आवाज मोटी है। शेर की आवाज कैसी है? मोटी है ना। और मोटी आवाज कब आएंगी? जब पिच हमारी कम होगी। पिच का कम होना मतलब आवाज का मोटी होना। पिच का कम होना मतलब आवाज का मोटी होना। और पिच कम कब होती है? जब आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति कम तो पिच कम, आवाज मोटी। ठीक है। आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा, आवाज पतली। जैसे मच्छर आता है, मच्छर, तो मच्छर जब भिनभिना रहा है, मच्छर जब भिनभिना रहा है तो आवाज कैसी लगती है? अच्छी लगती है सुनने में? नहीं, ऐसा लगता है कि पकड़ो, कहां पर है, पकड़ो उसको, है ना। पकड़ के क्या करेंगे? पकड़ के भगा देंगे, मारना नहीं है। बाकी आवाज अच्छी लगती है सुनने में? अच्छी नहीं लगती। तो उसकी आवाज जो है ना वो पतली है। पतली आवाज होने का कारण उसकी जो पिच है वो बहुत ज्यादा है ना। और उसकी जो आवृत्ति है वो भी ज्यादा है। ठीक है। जैसे पुरुषों की ध्वनि जो होती है वो मोटी होती है, तो इनकी आवृत्ति क्या है? कम है। और पिच भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन महिलाओं की आवृत्ति ज्यादा होती है ना, तो उनकी पिच भी ज्यादा है और पतली आवाज होती है। ठीक है। इसलिए जब कोई दो महिलाएं बात कर रही होती ना तो उनकी आवाज क्या है? जोर जोर से आ रही है, तो वो अच्छी नहीं लगती सुनने में, है ना, क्योंकि उनकी आवृत्ति ज्यादा है, पिच ज्यादा है, तो आवाज कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। ठीक है। और यदि सब, और प्रबलता क्या होती है? प्रबलता के कारण ध्वनि हमें धीमा और तेज सुनाई पड़ती है। जो ध्वनि की प्रबलता होती है उसके कारण हमें उसकी ध्वनि ज्यादा तेज और कम सुनाई पड़ती है। वो किसके कारण? प्रबलता के कारण। ठीक है। जो लाउड स्पीकर लगाते हैं ना वो प्रबलता को बढ़ाने के लिए लगाते हैं हम। ठीक। और समान प्रबलता और पिच वाले वाद्य यंत्र, जैसे एक तरफ सेम धुन बज रही है, सेम धुन बज रही है, एक तरफ पियानो में बज रही है सेम धुन, ठीक है, और एक तरफ आप बजा रहे हो शहनाई में, तो आप सेम धुन है लेकिन आप दोनों में अंतर बता दोगे कि यह आवाज इसकी है, यह आवाज इसकी है। ठीक है ना। तो वो कैसे बता पा रहे हम? उसके गुणता या लय के कारण। किसके कारण? गुणता या लय के कारण। ये तीनों गुण याद रखना है आपको। ध्वनि की तारत्व होता है, ध्वनि की प्रबलता होती है और गुण और लय होता है। गुण और लय के कारण ही हम समान प्रबलता और पिच वाले वाद्य यंत्र में डिफरेंस पहचान सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उन बीमारियों को पहचानिए जो वायु वाहित है। वायु में जाने वाली बीमारी, तो एक यक्ष्मा है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और निमोनिया है जिसको निमोनिया बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा टाइफाइड भी नहीं फैलता है और एड्स भी नहीं फैलता, तो ये दोनों नहीं फैलते, तो दो अपना करेक्ट होगा, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया। तो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लाउड स्पीकर में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार यह है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? तो ये लाउड स्पीकर जब चलाना है तो उसमें विद्युत देना पड़ती कि नहीं देना पड़ती? विद्युत देना पड़ती है ना, तभी तो चलेगा लाउड स्पीकर। नहीं तो लाउड स्पीकर का मतलब ही क्या रह गया? अगर आपने बटन ही नहीं चालू करा, उसको बिजली नहीं दी, तो वो चालू नहीं होगा। चालू नहीं हुआ तो फिर मतलब ही नहीं रहा उसका। ठीक है। तो पहले विद्युत दिया आपने और उससे आपको क्या मिल रहा है? ध्वनि मिल रही है। तो मतलब वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है? ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, समझ गए। और एक उपकरण होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसफार्मर अलग चीज है, ट्रांसड्यूसर अलग चीज है। जो ट्रांसड्यूसर होता है वह विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना है अविद्युत सिग्नल को। कोई भी सिग्नल लिया आप, ध्वनि का लिया हो या कहीं का भी लिया हो, उसको यदि विद्युत सिग्नल में बदलना है ना तो ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा। और विद्युत सिग्नल को दूसरे किसी सिग्नल में बदलना है तो भी आपको ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा। ट्रांसड्यूसर का काम विद्युत सिग्नल को अविद्युत सिग्नल में और अविद्युत सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने का होता है। यह आपको याद रखना है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है। 3 बार बोलो मन में, ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर। क्या काम करता है? विद्युत सिग्नल को अविद्युत सिग्नल में बदलने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ गए ना लाउड स्पीकर वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खालिस्तान में अंतरा अणुक रिक्त स्थान न्यूनतम होते। अंतरा अणुक रिक्त स्थान मतलब जैसे ये 2 अणु है हमारे पास, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान हो सकता है। तो इसमें बोला है कि सबसे कम रिक्त स्थान कौन से में है? तो सोना तो निस्तेय होता ना, ठोस ही है ना सोना तो। बाकी वायु में दूर दूर होते हैं। जल पानी है तो सोने से तो कम रहेगा। अल्कोहल ये भी द्रव में आ जाता है, तो इसलिए सोना जो ठोस है उससे
कम मात्रा में बाकी के रहेंगे, और वायु तो निस्ता गैस है तो वो तो रहना ही नहीं है। ठीक है ना, तो सोना हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके अणु पास पास चिपके हुए रहते हैं, तभी तो हम उसको एक जैसा देख पाते हैं। ठीक है, वो ठोस है। नेक्स्ट, अच्छा, सोने को औरम बोलते, एयू से दर्शाया जाता है, हमारी आवर्त सारणी में एयू से दर्शाते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, ये भी याद करते चलना है। औरम बोलते एयू से दर्शाएंगे और 79 नंबर इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बॉक्सर अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाता है जब उसका विरोधी मुक्केबाज उसके सिर पर पंच मारता है, ऐसा निम्न के कारण होता है। अब देखो ये पंच मार रहा ना, ये फोटो में देखो ये बॉक्सर लड़ रहे हैं, तो जब वो पंच मारेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, पीछे की तरफ ले जाएगा। पीछे की तरफ क्यों ले जाएगा, ताकि उसका जो हाथ का जो समय है आने में वो बढ़ जाए, बढ़ेगा तो उससे बल कम लगता है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, संपर्क समय को बढ़ाने के लिए बल को कम करता है ना, संपर्क समय को बढ़ाने के लिए। और क्यों बढ़ा रहे, क्योंकि इससे बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जाइलम जो जल के संवहन में मदद करता है एक खालिस्तान है। मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम बताया था, डब्बे वाले का काम है फ्लोएम, जो खाना पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम का काम क्या होता है, जल का संवहन करना, और जल का संवहन कर दिया और साथ में खनिज को सब जगह तक पहुंचाने का काम, पेड़ पौधों में सब जगह पहुंचाने का काम करता है। आपने पेड़ में पानी डाला, पानी डालोगे तो पानी आया तो जाइलम काम पे लग जाएगा, सब जगह पहुंचाने का काम करेगा जड़ में पहुंच के। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण से खाना बना, फ्लोएम काम पे लग जाएगा, डब्बा भरो और फटाफट सब जगह पहुंचाओ। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि जाइलम जो है ना ये किस प्रकार का ऊतक है, तो देखो ये पादप ऊतक को मैं जूम कर रहा हूं, ये पादप ऊतक है। पादप ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के, विभजोत्तक, विभजोत्तक और स्थायी ऊतक, ये दो प्रकार के हो गए, विभजोत्तक और स्थायी ऊतक। अब विभजोत्तक को तीन भागों में हमने पढ़ा था, एक शीर्षस्थ ऊतक था, एपिकल जिसको कहते हैं, एक पार्श्व विभजोत्तक था, ठीक है, और एक अंतविष्ट विभजोत्तक होता था। अंतविष्ट जिसको हम बोलते थे इंटरकेलरी, ये तीन विभजोत्तक हो गए। ठीक है, और स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के, एक तो सरल स्थायी होते हैं और एक होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल में दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये कैसे है, जटिल है। और सरल स्थायी ऊतक में कौन से आएंगे, तो पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा दो प्रकार के, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये हमने तीनों को डिफरेंस अंतर सबका पढ़ा था ना, दूसरे लेक्चर में पढ़ा था अंतर इसका, तो यदि नहीं पढ़ा हो तो उसको वहां पर जाके देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये दोनों में अंतर है, ये क्लोरेनकाइमा है और ये कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा। ठीक है, अंतर समझ में आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जूम आउट कर देते हैं, देखो अब तो इसका आंसर क्या आएगा, जाइलम किस प्रकार का ऊतक है, तो जटिल ऊतक है। ठीक है, फ्लोएम भी पूछे किस प्रकार का ऊतक है, तो वो भी जटिल ऊतक होता है, फ्लोएम भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अजय अपने दोस्त के लिए नींबू का रस तैयार करना चाहता था। कितना अच्छा दोस्त है अजय, अपने दोस्त के लिए नींबू का रस तैयार करना चाहता है। अब नींबू का रस डालने से पहले उसने 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोली। 100 ग्राम पानी ले लिया भैया ने और 50 ग्राम चीनी घोल दी उसमें। अब विलयन में चीनी की सांद्रता उसके द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में क्या होंगी, तो देखो इसमें तीन चीजें आती है। पहला आता है विलेय, पहला क्या आता है, विलेय। विलेय मतलब जिसको आप घोल रहे हो, जिसको आप घोल रहे हो। विलायक मतलब जिसमें आप घोल रहे हो, और विलयन मतलब जब घुल गया तो क्या बना, विलयन बना। जैसे उदाहरण देखो, आपने ली शक्कर, आपने लिया पानी, अब लेने मत जाना है ना, शक्कर और पानी मतलब मान लो, ठीक है, शक्कर ली और पानी लिया, पानी में शक्कर को घोल दिया, तो पानी में शक्कर को घोला ना, तो जो शक्कर हो गई वो विलेय हो गई, क्योंकि आप डाल रहे हो कम मात्रा में है वो, और जो ज्यादा मात्रा में जिसमें घोला जा रहा है वो हो गया विलायक, जैसे पानी। ठीक है, और दोनों मिल गए, उसके बाद क्या बन गया, विलयन बन गया। समझ में आया, विलेय मतलब कम मात्रा में जिसको घोल रहे हैं, विलायक मतलब ज्यादा मात्रा में जिसमें घोल रहे हैं, और विलयन मतलब घोलने के बाद जो बन गया वो।
विलयन। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते, तो जिसको घोल रहे उसकी मात्रा द्रव्यमान में और विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान। अब देखो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है, कितने ग्राम शक्कर घोल रहे, 50 ग्राम। किसमें घोल रहे, 150 ग्राम पानी में। तो कुल विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 200 ग्राम। कितना हो गया, 200 ग्राम कुल विलयन हो गया। विलेय कितना है, 50 है और 200 विलयन हो गया, इनटू में आ जाएगा 100 क्योंकि प्रतिशत में बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 50 कट जाएगा 25 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आया, जिसको घोल रहे हो उसको ऊपर रखो और टोटल को नीचे रखो, इनटू में 100 करो तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा। आ गया समझ में, विलेय समझ में आया, विलायक आया। विलेय मतलब कम वाला, विलायक मतलब ज्यादा वाला, दोनों मिल जाए तो विलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शाखित कोशिका का उदाहरण है। शाखित कोशिका मतलब ब्रांच, तो ब्रांच मतलब बहुत सारी जिसकी शाखाएं हो, तो ऐसी तो तंत्रिका कोशिका ही तो है, नर्व कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ही हमारी क्या है, शाखित कोशिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उप परमाणविक कणों में निम्न में से कौन सा एक वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो उप परमाणविक बोला इसने, है ना, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्योंकि देखो ये हमारा यदि परमाणु है तो परमाणु के अंदर एक होता है नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज के होते हैं। और नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाएंगे, नाभिक के अंदर पाए जाएंगे। और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो नाभिक के अंदर है, रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक के अंदर थोड़ा घुसेंगे वो, कि वहां जाके फिर बाहर आएंगे, फिर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। उतनी देर में इलेक्ट्रॉन बोला मैं कर लूंगा, बाहर घूम ही रहा है तो बोले मैं फ्री हूं तो कर लूंगा ना, वो तो फोकट ही घूम रहा है। ठीक है, तो वो जाके क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया, ये जो नाभिकीय अभिक्रिया दी है बड़ी सी, अब इसको देख के डरना नहीं है अपने को। देखो इसमें बोला है दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में 215 84 पीओ, इसको पीबी 82 211 बना दिया, तो एक्स क्या है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया यदि आपको एग्जाम में आए ना, तो देखना यहाँ पर 84 है नीचे, ठीक है 84 है, और इधर देखा 82, तो मतलब कितने कम हो गए, तो 2 कम हो गए 2 कम। क्रमांक में 2 की कमी आ गई। इधर देखो अब भार में 215 है, ऊपर 215 है, इधर है 211, हाओ, तो कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। तो जब द्रव्यमान में 4 की कमी आए और क्रमांक में 2 की कमी आए, तो ऐसा तो अल्फा कण निकलने के कारण होता है। कौन सा कण निकलने के कारण, अल्फा कण निकलने के कारण परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कण हो जाएगा। और यदि सिर्फ एक द्रव्यमान कम हो, परमाणु क्रमांक कम नहीं हो, सिर्फ द्रव्यमान कम हो, तो उस टाइम पे न्यूट्रॉन होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक तत्व x में 17 के बराबर z का मान है, तो z मतलब देखो ऐसा लिखा जाता है x z और यहाँ पर लिखा था a, है ना। तो यहाँ पर x का मान x दिया है, उसमें z का मान दिया है 17 और a का मान दिया है 37। ठीक है, 37 दिया है। अब यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो नीचे देखो 17, प्रोटॉन की संख्या बोले फिर से यहीं देखो 17। अब बोले कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसका माइनस कर लो, तो कितना आएगा, 37 में से 17 जाएंगे तो 20। आ गया समझ में। इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो नीचे देखो मतलब 17, प्रोटॉन की संख्या बोले तो नीचे देखो मतलब 17, और यदि बोले कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ जरा, तो मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लेना। आ गया समझ में। ये ध्यान रखना कि z नीचे लिखा जाता है, और ये जो z है यही हमारा परमाणु क्रमांक है। z क्या है, हमारा परमाणु क्रमांक है। z क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ऊपर वाला ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ये लिखा हुआ द्रव्यमान संख्या। ठीक, आ गया समझ में। कर लोगे, अगली बार आएगा तो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है उसमें से नीचे वाले को घटा देना, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी।
नाभिक में दो चीजें रहती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर कौन चक्कर लगाते हैं, कौन फोकट है, इलेक्ट्रॉन फोकट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही विधि चुनिए जिसका उपयोग जल को उसके संघटक तत्वों में विघटित करने के लिए किया जाता है। जल को उसके संघटक तत्वों में विभक्त करना है। जल का फॉर्मूला H2O, और इसको आपको संघटक तत्व मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तोड़ना है। किस में तोड़ना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तोड़ना है। तो इसके अवयवी भागों में तोड़ना है, तो ऐसा करने के लिए आपको विद्युत अपघटन का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग, विद्युत अपघटन का उपयोग करना पड़ेगा। और बोले यदि जल की अशुद्धियों को हटाना है तो आसवन का उपयोग करेंगे। जल की अशुद्धि को हटाना है तो आसवन। और यदि आपको ठोस दे दिया और ठोस को गर्म करा आपने और निस्ता वो तो खत्म ही हो गया, उड़ ही गया। जैसे कपूर दिया आपको, कपूर दिया, कपूर को आपने जलाया और ये सोच के जलाया कि भैया अब ये द्रव बनेगा, क्योंकि ठोस के बाद द्रव आना चाहिए और द्रव के बाद गैस आना चाहिए। और कुछ देर बाद देखा तो काय का द्रव हो रहा हो, कहीं नहीं बना, वो तो सीधे गैस बन गई। तो ऐसा कब होता है, ऊर्ध्वपातन में होता है। कब होता है, ऊर्ध्वपातन में होता है। और आंशिक आसवन हमने किया था ना, कच्चा तेल मिला हमको, कच्चे तेल को हम ले गए थे और उसको गर्म करा, तो अलग अलग जगहों पर हमको अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, पेट्रोल है ना, केरोसिन और गैस मिली थी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आंशिक आसवन से होती है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर विद्युत अपघटन। आगे बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट 60, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक है, याद है कि नहीं, याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान होते हैं और समान कार्य करते हैं वो एक खालिस्तान बनाते हैं। कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान होते हैं, समान कार्य करते हैं, उन्हीं को तो हम बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते, ऊतक बोलते। क्या बोलते, ऊतक बोलते। जो संरचना में समान हो और समान कार्य करे तो उनको बोलेंगे ऊतक। अब देखो, जीवों में ऊतक 4 प्रकार के, मैंने आपको पौधों में ऊतक बता दिए, पौधों के ऊतक बता दिए ना। इसके बाद आते हैं हमारे जंतुओं के ऊतक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला, मतलब एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशी ऊतक, मतलब मसल्स टिश्यू। चौथा है तंत्रिका ऊतक, मतलब नर्व टिश्यू। ये 4 प्रकार के ऊतक हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, इसके डीप में घुसेंगे, लेकिन ये 4 अभी तो ये याद रखना, उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। बोलो, उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। और समान संरचना समान कार्य मतलब ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की पिच निम्न से संबंधित होती है। तो ध्वनि की जो पिच है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूं कि ध्वनि की पिच आवृत्ति से संबंधित होती है। यदि आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा और आवाज पतली, जैसे महिलाओं की होती है, जैसे मच्छर की होती है। आवृत्ति कम तो पिच कम, आवाज मोटी, जैसे शेर की होती है, जैसे पुरुषों की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है एक बस 5 सेकंड में 72 किलोमीटर पर घंटा तक चाल को बढ़ाती है। बस के त्वरण की गणना करना है अपने को। क्या करना है, बस के त्वरण की गणना। न्यूमेरिकल देख के डरना नहीं। त्वरण मतलब क्या, मैंने अभी बताया आपको। त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण के बराबर। ठीक है, तो देखो, पहले वेग था 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में बढ़ाकर उसने कर दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतर कितने का हुआ, 72 में से 54 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 72 माइनस 54 बटे में समय। तो देखो, समय दिया है सेकंड में, तो 5 बटे में लिखेंगे और ये सेकंड में है, लेकिन ऊपर वाला किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। आगे समझ में, किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, अब देखो 72 में से जब हमने 54 को घटाया तो कितना बचा हमारे पास, 18 बचा, ऊपर 18 बचा। और किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर पर
सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा ना, 5/18 का गुणा करेंगे और बटे में है 5, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो बचा 1, जीरो मत बचाना, 1 बचाना है। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। आ गया समझ में? त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर, और की दर आता है तो बटे में समय आता है, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे? 54 था पहले, बाद में उनने 72 करना चाहा तो 72 में से 54 को घटा देंगे, 72 माइनस 54 बटे में आएगा समय, मतलब 5 सेकेंड। लेकिन ऊपर याद रखना कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18, 72 में से 54 गए तो 18, 18 गुणा 5/18, तो 18 से 18 गया, 5 से 5 गया, 1 हमारा आंसर बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। उच्च रक्तचाप निम्न का एक उदाहरण है। तो उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, इससे यह एक असंक्रामक बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? एक असंक्रामक बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब की गाद या हरित शैवाल वाले पथ पर चलते समय हम फिसल जाते हैं। नदी के किनारे वाले भाग में यदि पत्थर है, पत्थर के ऊपर हमारा पैर पड़ता है तो वहां गाद रहती है, हरित शैवाल रहती है, हरा हरा रहता ना, तो उसको हरित शैवाल बोलते हैं। अब उस पर जैसे हमारा पैर पड़ता है तो हमारा पैर फिसल जाता है या फिसलने की संभावना रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर्षण कम हो जाता है, घर्षण कम होगा तभी तो हमारा पैर फिसलने की संभावना रहेगी। तो पैर और पथ के बीच घर्षण कम हो जाता है, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ठीक है ना, पैर और पथ के बीच घर्षण कम हो जाएगा, इसी कारण हम फिसल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक भारोत्तोलक 2 मिनट के लिए अपने कंधों पर 100 किलोग्राम की वस्तु उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य, भारोत्तोलन मतलब होता है वेट लिफ्टिंग, मतलब भार को उठाने वाला। ठीक है, जब भार को कोई व्यक्ति उठाता है तो वो ऊपर की तरफ ले जाता है ना, ऊपर की तरफ ले गया और वापस नीचे रख दिया, ऊपर की तरफ ले गया और वापस नीचे रख दिया। तो देखो, उसने बल किधर लगाया? ऊपर की तरफ। विस्थापन किधर हुआ? विस्थापन हुआ क्या कहीं पर? नहीं हुआ, और वापस रख दिया, तो विस्थापन ही शून्य है, तो कार्य भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। कार्य क्या रहेगा? शून्य रहेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे भी है ना, वापस रख दिया ना उनने, तो इसलिए कार्य क्या रहेगा? शून्य रहेगा। आगे समझ में? अब एक कूली वाला भी केस होता है, तो कूली ने भार उठाया ऊपर और वो सीधे सीधे जाता है ना, तो इसने क्या करा? 90 डिग्री का कोण बना लिया, इसलिए कूली का काम भी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और साथ में आता है कॉस थीटा, बल गुणा विस्थापन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू यदि 90 हो जाती ना तो कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, कॉस 90 का मान क्या होता है? 0, तो ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो कूली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0। नहीं भी समझ आया तो याद रखना, कूली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और ये भारोत्तोलन भी यदि कर रहा है कोई और उठाया उसने कंधे पे रखा तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मान पूछने का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। 6.6734 इंटू 10 की पावर -11, 6.6734 गुणा 10 की घात -11, ये आपके लिए क्वेश्चन था यूनिट का। ठीक है, तो पहले तो कैपिटल जी कौन से फॉर्मूले में आता है? एफ के फॉर्मूले, एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे में आएगा आर स्क्वायर, यहां है कैपिटल जी। अब इसकी यदि यूनिट निकालना है आपको तो जी को यही रहने दो, एफ गुणा में आ जाएगा आर स्क्वायर और बटे में आ जाएगा m1 m2। ये गुणा में है, ये m1 m2 नीचे चले जाएंगे और ये भाग में है तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, और आर मतलब दूरी, दूरी किस में नापते हैं? मीटर में, और उसका वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे, और बटे में पहला द्रव्यमान गुणा दूसरा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किस में नापते? किलोग्राम में, शक्कर लेने आते किलोग्राम में, तो किलोग्राम का किलोग्राम में गुणा होगा तो किलोग्राम का स्क्वायर, और ये जब किलोग्राम ऊपर जाएगा तो -2 बना देगा ये, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। अब ऑप्शन में देखो तो ये 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर
किलोग्राम की पावर -2, ये हमारा करेक्ट रहेगा। आ गया समझ में? ये हम यूनिट भी ठीक से पढ़ेंगे, इसको यूनिट निकालना भी करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण बनता है? ये जो ऑप्शन है इसमें से बताना है कि जल प्रदूषण का कारण कौन सा है। CFC है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या? तो ये तो गैस है, तो वायु प्रदूषण करेगी। यातायात वाहनों द्वारा मुक्त गैस है, ये भी गैस है, वायु प्रदूषण। धुंध, ये भी वायु प्रदूषण। लेकिन ये जो सेकंड वाला, अब एक ही तो ऑप्शन बचा, तो ये क्या करेगा? यह जल प्रदूषण करेगा। कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक और उर्वरकों का बचा हुआ भाग जो रहता है, ये जल प्रदूषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक किस जगत के अंदर सम्मिलित है? प्रोकैरियोटिक जो होता है, यह आपको याद रखना है, मोनेरा जगत के अंदर सम्मिलित होता है। प्रोकैरियोटिक मोनेरा जगत के अंदर सम्मिलित होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, मोनेरा, ये 5 जगत के रूप में वर्गीकृत किया था व्हिटेकर ने। तो बताओ पांचवा कौन सा है? 4 तो यहां आ गए, पांचवा मेरे को बताओ आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करना है। देखो, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में। और दुनिया का सबसे आसान काम है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। दुनिया का सबसे आसान काम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का काम है। ठीक है, क्या करना है? 273 जोड़ दो, डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 जोड़ दो, तो अब जोड़ने का काम तो आता ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। किस में बदल गया? केल्विन में बदल गया, तो उसको के लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना है उसको, क्योंकि हमने बदल दिया, केल्विन में बदला तो के लिखेंगे ना। डिग्री सेल्सियस में बदलते तो डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, केल्विन में बदला इसलिए के लिखेंगे। और दुनिया का सबसे आसान काम हमने कर दिया, क्या? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दिया 273 जोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक लड़के को अपनी प्रतिध्वनि 6 सेकंड में सुनाई देती है। एक लड़का है, ये लड़का देखो आपको दिख रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो उसको उसकी प्रतिध्वनि मतलब उसकी ध्वनि गई और ये पहाड़ से टकराकर, मान लो पहाड़ से टकराकर वापस आई। ठीक है ना, पहाड़ से टकराकर वापस आई। अब उसने बोला कि चाल कितनी है? 342 मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, होता है कि नहीं दूरी बटे समय? दूरी बटे समय। लेकिन देखो, ये प्रतिध्वनि का जो केस है ना, इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको डायग्राम में बताया कि यहाँ से उसके ध्वनि गई और वापस टकरा के आई, तभी तो उसके कान में उसको सुनाई देगी ना। तो उसने दूरी कितनी चली? 2 गुनी दूरी चली कि नहीं? लड़के से वहां तक गई है, पहाड़ तक, और पहाड़ से वापस आई है, तो 2 गुनी दूरी तय की। ठीक है, सही है, 2 गुनी दूरी तय की उसने, है ना। तो दूरी की जगह क्या रखेंगे? दूरी मतलब 2D। दूरी कितनी लेंगे? 2D दे लेंगे। चाल बराबर 2D बटे समय, 2D बटे समय। अब चाल कितनी दी है? 342, क्वेश्चन में दिया है 342, ये देखो क्वेश्चन में दिया है, और 2D, तो ये तो निकालना है D का मान, और बटे में 6 सेकंड। कितने सेकंड में वापस आ रही है? 6 सेकंड में। तो 2 से काट देंगे क्या इसको? 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 342 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12 की 2, और हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो 1026 मीटर आंसर आएगा। 1026 मीटर आंसर आएगा। देखो, 1026 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यदि वो पूछता कि ध्वनि ने कितनी दूरी तय की, तो 2 गुना ही रहता फिर वो, क्योंकि उसने दूरी पूछा है। और उसने पूछा कि लड़के और पहाड़ के बीच की दूरी, लड़के और परावर्ती पृष्ठ, परावर्ती पृष्ठ मतलब जहां से टकरा के वापस आ रही है उसके बीच की दूरी, तो उसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? D निकालना है केवल अपने को। ठीक है, और ध्वनि कितना चली? वो तो 2D चली है। ठीक, चाल दी हुई थी, फॉर्मूला पता है, चाल बराबर 2D बटे समय, तो D का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्वत के शिखर पर भोजन पकाने में काफी समय लगता है क्योंकि? अब जैसे आपने कभी मान लो कि भाई पिकनिक का प्लान बनाया और बोला कि हम वहीं पर खाना बनाएंगे, हम क्या करेंगे? वहीं पर खाना बनाएंगे, और पहाड़ पे जा रहे हो आप, तो आप सुबह गए और देखा कि भैया शाम तक तो खाना ही नहीं पक रहा है ना, 3-4 घंटे हो गए खाना पकाने में, मतलब जितना समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा समय लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि याद रखना कि पहाड़ पे जब जाएंगे ना, तो पानी का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है,
समझ में आया, याद रहेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि क्वथनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लवण एल्यूमिनियम फास्फेट में धनायन पर आवेश की पहचान करें। लवण एल्यूमिनियम फास्फेट, इसका फॉर्मूला याद रखना AlPO4। AlPO4 ये लवण एल्यूमिनियम फास्फेट का फॉर्मूला है। लवण एल्यूमिनियम फास्फेट का फॉर्मूला है। अब इस पर कितने धनावेश, तो इस पर याद रखना 3 धनावेश। ये पिक्चर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कितने धनावेश, 3 धनावेश ऊपर दिख रहे हैं ना इसकी घात में 3 धनावेश, तो इसलिए +3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। और +3 है 3+, तो इसलिए +3 इसका आंसर आएगा। एल्यूमिनियम फास्फेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ की उम्र के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ की उम्र पता करना है अपने को, तो इसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाएगा। मतलब डायनासोर के अवशेष मिले तो डायनासोर कितने पुराने ये कैसे पता लगा लिया, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करा, जिसमें C14 कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। C14 के इस्तेमाल द्वारा किसका पता लगाया कि वो अपने डायनासोर जो थे पुराने, वो कितने पुराने हैं, तो ये उससे पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है, कितनी पुरानी है, ये पता लगाया कार्बन 14 से। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं कि कोई कार्बनिक पदार्थ कितना पुराना है, ये हमें C14 रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस जीव को पहचानिए जो मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। मोनेरा जगत से संबंधित जीव नहीं है, उसको पहचानना है, तो ऐसा तो एक ही है, यीस्ट। कौन है? यीस्ट। क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा एक सबसे सूक्ष्म सजीव बैक्टीरिया में आता है, तो ये भी बैक्टीरिया है। एनाबीना ये साइनोबैक्टीरिया है, और राइजोबियम ये तो निश्चय ही आते ही है ना मोनेरा में, ठीक है। तो मोनेरा में तीनों आएंगे, बैक्टीरिया भी आएगा, राइजोबियम भी आएगा, और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव है ये, तो यीस्ट इसका करेक्ट आएगा कि ये मोनेरा जगत में नहीं आता है। यीस्ट क्या मोनेरा जगत में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं। तीसरा वीडियो था ये, और ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आप कॉपी बना रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे सब अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अपने को लास्ट में इसी को पढ़ के जाना है ना। और एक और चीज़ बताइए कि आपको टॉपिक वाइज यदि साइंस को करवाया जाए तो वो कैसा रहेगा, उसके लिए अलग से वीडियो दिए जाएंगे। और ये वाला जो लेक्चर आ रहा है ये तो आएगा ही हमारा, है ना, ऑब्जेक्टिव वाला जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, और एक टॉपिक वाइज भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे कमेंट अपेक्षित है कि आप बताएंगे कि वैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो ये था आपका 3rd वीडियो, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, 4th नंबर के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।